भारत की राजनीति में एक ऐसा सवाल जिसने हर किसी को सोचने में मजबूर कर दिया है। नरेंद्र मोदी के बाद आखिर देश की कमान किसके हाथों में होगी? क्या वो शख्स जिसे बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह, देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? भारतीय राजनीति में नेताओं का आना जाना चलता रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो दशकों तक सत्ता संगठन पर छाए रहते हैं। नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनके बाद क्या अमित शाह उस खाली जगह को भर पाएंगे? सोचिए, अगर कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हट जाए तो बीजेपी किसे आगे करेगी? योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह? आज हम गहराई से समझेंगे कि क्यों अमित शाह का नाम सबसे आगे आता है। सेकंड भाई सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? अमित अनिल चंद शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। बचपन गुजरात के एक छोटे से कस्बे में बीता। पढ़ाई के दौरान उनकी राजनीति और संगठन का शौक लग गया था। एबीवीपी से जुड़े और फिर 1980 के दशक में बीजेपी में एंट्री हुई। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो उस समय आरएसएस से राजनीति में आ रहे थे। धीरे धीरे ये दोनों दोस्ती नहीं बल्कि राजनीति में एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए। 1980 के दशक में आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े। 1987 में बीजेपी में आए और नगर पालिका चुनाव में संगठन का काम शुरू किया। 1991-92 में शाह की बातचीत नरेंद्र मोदी से हुई। मोदी गुजरात के सीएम बने तो शाह को बड़ा मौका मिला। 2002 में गुजरात चुनाव में शाह ने अहमदाबाद की सीट से जीत हासिल की। 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बने और पूरे देश में पार्टी को मजबूत किया। शाह के कार्यकाल में बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज। 5 अगस्त 2019 संसद के अंदर अमित शाह ने ऐतिहासिक घोषणा की। बंदिशों से आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। मैं जब 10th में पढ़ता था, मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया। उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बिल पेश किया, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। इस फैसले से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ और ये पूरी तरह संविधान के तहत हुआ। हटाने से पहले सुरक्षा की तैयारी कश्मीर में अतिरिक्त सेना को तैनाती की गई। इंटरनेट और कम्युनिकेशन स्थायी रूप से बंद किए गए। राजनीतिक नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखा गया। ये सब अमित शाह की रणनीति और गृह मंत्रालय की प्लानिंग का हिस्सा था। इससे कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगी, विकास और निवेश का रास्ता खुला, एक देश एक संविधान का सपना पूरा हुआ। इसी के साथ ही अमित शाह को एक केस में फंसाया गया जो 2010 का था। उस टाइम अमित शाह गुजरात के होम मिनिस्टर थे। सोहराबुद्दीन शेख गुजरात का गैंगस्टर था जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 2005 में उसे और उसकी पत्नी कौसर बी को गुजरात पुलिस ने पकड़ा। बाद में एनकाउंटर में सोहराबुद्दीन शेख मारा गया और कहा गया कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। उनकी पत्नी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 2010 में सीबीआई ने जांच शुरू की और उस समय अमित शाह को आरोपी बनाया गया। उन पर आरोप था कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में यह एनकाउंटर किया। अमित शाह ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये केस कई साल चला, 200 से ज्यादा गवाह पेश हुए। 2014 में अमित शाह को इस केस से बाहर कर दिया गया क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। 2018 में सीबीआई कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर फेक था या नहीं, ये साबित करने के लिए पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। अमित शाह पूरी तरह बरी हो गए और कानूनी तौर पर निर्दोष साबित हुए। अमित शाह आज सिर्फ बीजेपी के सबसे मजबूत नेता ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति के सबसे बड़े दावेदार भी माने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी कभी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जनता के भरोसे से मिलती है। 2029 तक भारतीय राजनीति का नक्शा बदल चुका होगा और शायद उस वक्त तय हो जाएगा कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या वो अमित शाह होंगे? इसका जवाब आने वाले चुनावों में देंगे।